प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। भाई देखो, यदि आपने ठान ही लिया है, आपने जिद ही कर ली है कि मुझे तो अंग्रेजी सीखनी ही सीखनी है, तो मेरे कहने से एक जिद और ठान लो, मतलब एक जिद और पकड़ लो, एक बात और ठान लो कि मुझे सबसे पहले अंग्रेजी में वर्ब के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। हालांकि आपके मन में आ रहा होगा, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वर्ब को सीखने से ही आप पूरी अंग्रेजी सीख जाओगे, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं और भी ग्रामर है, लेकिन उनमें सबसे जरूरी है वर्ब। अब वर्ब सबसे जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारी पूरी अंग्रेजी ग्रामर का ताना बाना वर्ब के इर्द गिर्द ही बना गया है। यानी हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो उसके सेंटर में कहीं ना कहीं हम वर्ब को पढ़ेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए, जब आप अंग्रेजी सीख रहे हो ना, तो लास्ट में आपका पाला किस चीज से पड़ेगा? एक सेंटेंस से पड़ेगा। आप कुछ भी कोई भी टॉपिक पढ़ लेना, लास्ट में निष्कर्ष कहाँ आएगा? एक सेंटेंस पे आएगा। और जो हमारा सेंटेंस होता है ना, उसमें बहुत सारे वर्ड होते हैं, लेकिन जो की वर्ड है, जो पूरे सेंटेंस का जो सेंटर है ना, वो एक वर्ब होता है। तो आज के वीडियो में हम वर्ब का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट यानी वर्ब को पढ़ें। अब वर्ब को देखो बहुत तरह से पढ़ा जा सकता है, बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन इसकी जो पहली क्लास है, बेसिक क्लास है ना, वो ये है। तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। तो देखिए, वर्ब जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया, उसको मेनली दो भागों में बांटा गया है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ये नॉलेज शायद आपको होगी। अब जो हमारी मेन वर्ब है ना, इसको हम फुल वर्ब भी कहते हैं, या फिर इसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, या फिर इसको लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। वैसे हम आम बोलचाल में इसको मेन वर्ब कह देते हैं। और जो दूसरा हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना, उसको जैसे देखो, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रियाएं, इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब जो वर्ड है ना, ये ओल्ड फैशन्ड है, मतलब ट्रेडिशनल ग्रामर में है, और मॉडर्न ग्रामर में हम ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। आप भारी भरकम लग रहा है तो हेल्पिंग वर्ब बोल दो, मतलब सहायक क्रिया बोल दो। अच्छा, अब इधर आ जाओ थोड़ा सा मेन वर्ब पे। जो हमारी मेन वर्ब है, जो मुख्य क्रिया है ना, जैसे कि यहाँ पे कोष्ठक में लिखी हुई है, रन, डांस, गो, लव, फील, लाइक। अगर हम इनको भी और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, इनको भी थोड़ा सा क्लासिफाइड करें ना, तो ये दो तरह की हो सकती है, एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब। अब देखो, रन दौड़ना, डांस नाचना, गो जाना, इनमें कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई एक्शन हो रहा है, तो ये एक्शन वर्ब हो गई। और जो नीचे वाली तीन है, लव, फील, लाइक, वांट, अंडरस्टैंड, ऐसे बहुत सारी और भी हैं, ये स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि इनमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, ये एक स्टेट को बता रही है। मतलब मेरे दिमाग में कुछ है, मैं लव, आपसे प्यार कर रहा हूं, मैं तो कुछ दिख रहा है क्या? बस मेरे दिमाग बोल रहा है। मैं वांट चाह रहा हूं, मैं लाइक मैं पसंद कर रहा हूं, फील महसूस कर रहा हूं, अंडरस्टैंड समझ रहा हूं, कंसिडर समझना, तो ये सब स्टेटिव वर्ब है। आज का हमारा कॉन्सेप्ट इन पे बेस्ड नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट है इन हेल्पिंग वर्ब, इन ऑक्सिलरी वर्ब को समझना, क्योंकि अंग्रेजी ग्रामर की मेन चाबी इस कॉन्सेप्ट को समझने से खुलती है। तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, वो तीन भागों में बांटी गई है। सबसे पहले प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं, और ये तीन ही हैं, डू, बी, हैव। हालांकि इसको जब खोलेंगे ना, इसको क्लिक करेंगे, तो इसमें से बहुत सारी चीजें और बाहर निकलेंगी। जैसे डू के फॉर्म है डू, डज, डिड, डूइंग, डन। बी के फॉर्म है इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, इस तरह से। हैव के फॉर्म है हैज, हैव, हैड। और दूसरी है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। अब मॉडल्स का नाम तो आपने सुना होगा, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, और टू। लेकिन एक बात हमें आज पता चली कि ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। तीसरा है मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स, या इनको कह सकते हैं सेमी मॉडल वर्ब्स, और ये तीन ही है, नीड, डेयर, यूज टू। अब देखो, यहां से आपकी नॉलेज बढ़ रही है। आज तक आपने इन तीन वर्ड को भी, इन तीन हेल्पिंग वर्ब को भी इसी ग्रुप में पढ़ा होगा, लेकिन यहां पे इनमें भी भेद हो गया। ये मार्जिनल मतलब सेमी मॉडल वर्ब है, हम कह सकते हैं कि ये इनको हम सेमी मॉडल वर्ब भी कह सकते हैं। अब सेमी मॉडल क्यों कहा गया? क्योंकि देखो, ये दोनों काम करते हैं, ये मेन वर्ब का काम भी करते हैं और मॉडल का काम भी करते हैं। अच्छा, आज के वीडियो में हम फोकस करेंगे, हम टारगेट करेंगे इन हेल्पिंग वर्ब्स को, कि भाई इनको तो प्राइमरी क्यों कहा गया। अच्छा, जब ये भी हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, तो इनको तीन भागों में क्यों बांटा गया? मतलब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में, मॉडल हेल्पिंग वर्ब में क्या अंतर होता है? ये तो खैर छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट में समझ में जाएगा। तो इनके फंक्शन देखेंगे, इनके यूज देखेंगे। कहने का मतलब है वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले, अगली स्लाइड पर जाने से पहले, आप चाहो ना तो बहुत अच्छा चार्ट है, बहुत अच्छी नॉलेज है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। फिर मैं बढ़ूंगा आगे, फिर मैं इनको थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए, अंग्रेजी में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना, उनके सोर्स ये है। अगर इनको हम काउंट करें तो ये टोटल ये 24 होती हैं, ठीक है। अब जो 24 हेल्पिंग वर्ब है ना, उनके साथ खास बात क्या है, उनका यूज कैसे होता है, और सबसे मेन बात है कि प्राइमरी इनके रूप क्या क्या हैं, ये किस तरह से यूज होती हैं, मॉडल में इनमें क्या, मतलब सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। तो वीडियो बहुत ही मस्त है। अब आप चाहो ना तो ये वाला जो चार्ट है, आप इसको नोट कर सकते, इसको आप नोट कर सकते हो फटाफट से, फिर मैं अगली स्लाइड पर आऊंगा, ठीक है। तो भैया, ये है आपकी अंग्रेजी की कुल टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स।
और इनमें क्या अंतर है, क्या समानता है, इनके फंक्शन क्या है, यूज क्या है, एक एक चीज आपको डिटेल में बताई जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी ये है, देखिए यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर समझ में आती है, एक भरोसा मिलता है कि हम सीख सकते हैं और आपको सारे ग्रामर, सारे टॉपिक्स सीक्वेंस में चाहिए, तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारे इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में डाला है, मतलब सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 करके सीरियल से डाला है। और हाँ, साथ में पीडीएफ नोट्स भी है, यानी किसी टॉपिक का वीडियो में देख सकते हो और चाहो तो पीडीएफ में उसको पढ़ भी सकते हो। चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी सी फीस है, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। परचेज नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करना, मैं किसी को फोर्स नहीं करता। यूट्यूब पे भी धड़ल्ले से पढ़ाता हूँ, एक से एक वीडियो है, लेकिन हाँ वहां पे आपको सीक्वेंस में मिल जाएगी। हाँ, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या यूट्यूब के वीडियो वहां पे सीक्वेंस में डाल दिए? नहीं, वो सारा कंटेंट बेसिक टू एडवांस अलग से तैयार किया है, इसलिए उसमें थोड़ी सी फीस रखी है। तो चलो अब टॉपिक पे आ जाते हैं। बात यह है कि हमारे अंग्रेजी में कुल 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जिनको 3 भागों में बांटा गया है। कुछ को प्राइमरी बताया गया है, कुछ मॉडल्स हैं और कुछ सेमी मॉडल्स है। अब चूंकि इनके अलग अलग नाम है तो कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा, बिल्कुल है। तो वो अंतर बताने से पहले एक कॉमन सी बात है कि फिर भी भाई इनके फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं, फिर भी इन सब का नाम हेल्पिंग वर्ब तो है ना, तो कुछ ना कुछ समानता तो सब में होगी, मतलब कुछ ना कुछ बात तो ऐसी होगी जो ये सभी करती हैं, बिल्कुल है। तो वो 3 बात है, वो एक एक करके आप नोट कर लो। सबसे पहली बात तो ये टेंस बताती हैं। अब देखो, टेंस का मतलब ये टाइम बताती है, समय बताती है कि भाई जो मेन वर्ब हो तो एक्शन बताती है कि काम क्या हो रहा है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ये बताती है कि वो काम कब हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहूं कि आई एम टीचिंग यू, इसका मतलब क्या है? मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब इसमें मेन वर्ब कौन सी है? टीचिंग, मतलब पढ़ा रहा, मतलब एक्शन तो क्या है? पढ़ाने का। लेकिन एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब, जो क्या बता रही है? हूं, मतलब ये प्रेजेंट की बात है। तो ये तो मेन वर्ब, इसने एक्शन को बताया, एक्शन का तरीका बताया कि वो कंटिन्यू में जारी है। लेकिन एम ने क्या बताया कि काम अभी हो रहा है, प्रेजेंट का है। तो इसने इसको सपोर्ट किया मेन वर्ब को, क्या बता करके? टाइम बता करके और समय बता करके। समय को हम टेंस कहते हैं। तो एक काम तो ये सब करती है। जैसे मैं कहूं कि आई कैन डांस, मैं डांस कर सकता हूं, ठीक है। तो मेन वर्ब तो क्या है? डांस, ये तो नाचने की एक्टिविटी हो गई। लेकिन कैन, सकता हूं। अब देखो, जो कैन है वो मॉडल को बताते हैं, कैन के मतलब जो मॉडल्स हैं उनके फंक्शन और भी मूड को बताते हैं, पॉसिबिलिटी को बताते हैं, एबिलिटी को बताते हैं। लेकिन उससे पहले मैं नाच सकता हूं, क्षमता तो बताई, लेकिन कब? प्रेजेंट में हूं तो आया ना, तो उसने टाइम भी बताया। तो ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है ना, ये टाइम यानी टेंस बताने का काम करती हैं। हेल्पिंग वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले आके उसको सपोर्ट करती है टाइम बता करके, ठीक है। तो पहला तो ये फंक्शन हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। तो पहला ये है, आप इसको नोट कर लेना, ये कॉमन बात है इनकी। दूसरा है इसका बिंदु, इनके साथ नॉट लगाकर, मतलब इनके साथ नॉट लगाया जा सकता है 24 हेल्पिंग वर्ब के साथ। इनके साथ नॉट लगाकर सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। इनके अंदर ये क्षमता भी है। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं आपको, किसी मेन वर्ब के साथ आप नॉट नहीं लगा सकते। अगर आपको सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है ना, तो हेल्पिंग वर्ब में ही लगेगा। जैसे देखो, आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, ठीक है। तो ये कैसा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब मुझे बोला है कि मैं नहीं पढ़ा सकता हूं, मुझे नेगेटिव में देना है, तो फिर मैं टीच के साथ नहीं लगाऊंगा, मैं कैन के साथ लगाऊंगा, क्योंकि कैन एक हेल्पिंग वर्ब है। तो मैं इसको लिखूंगा आई कैन नॉट टीच यू, मैं आपको नहीं पढ़ा सकता हूं। जैसे और कोई एग्जांपल देख लो, आई एम, वो देखो ना, बढ़िया वाला ही देखो ना। जैसे मैं कहूं आई प्ले क्रिकेट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है कि मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना है, मतलब इसको ये बताना है कि मैं नहीं खेलता हूं। तो फिर आई प्ले नॉट, आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते हो आई प्ले नॉट क्रिकेट, बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि आपने नॉट कहां लगाया? प्ले क्या है? मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यदि आपको सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है ना, तो जो नॉट है ना, वो किसके साथ लगेगा? वो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा। तो अब ये रॉन्ग हो गया, इसको करेक्ट करो आप। इसको आप इस तरह से लिखोगे, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब डू डज का इस्तेमाल करते हैं, और जो नॉट है वो डू के साथ लगा। अब एक खास बात और, जो हम नॉट, एक तो आप नॉट को ऐसे लगा सकते हो डू नॉट,
कैन नॉट, और आप चाहो ना तो इसको कॉन्ट्रैक्शन में यानी संक्षिप्त में भी लिख सकते हो। तो फिर संक्षिप्त में लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, इसको यहां से, ये तो आपको समझ में आ गया, इसको यहां से हटाओ, रुको सॉरी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कांट, सॉरी कांट, ठीक है, इस तरह से। डू नॉट को कैसे लिखोगे, डोंट। तो सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाया जा सकता है, और वो नॉट कॉन्ट्रैक्शन यानी संक्षिप्त रूप में भी लग सकता है, जैसे इज नॉट लिखो या फिर इजंट। एम नॉट, सॉरी, अब एम नॉट लिखना पड़े तो एम नॉट नहीं लिखेंगे, उसको आरंट लिखते हैं। ये भी एक बात है, किसी और वीडियो में बता दूंगा। जैसे वाज नॉट या फिर वाजंट, वर नॉट या फिर वरंट, डू नॉट या फिर डोंट, डज नॉट या फिर डजंट, डिड नॉट या फिर डिडंट, इस तरह से सब में लग सकता है। जैसे देखो कैन नॉट, कुड नॉट, मे नॉट, माइट नॉट, विल नॉट। हाँ शॉर्ट जैसे कांट, कुडंट। हाँ, एक बात ध्यान रखना, विल नॉट का वॉन्ट होता है, मैं लिख देता हूं, चलो। विल नॉट में क्या होगा, विल नॉट अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन में लिखना है तो ये होगा वॉन्ट, इस तरह से। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, इस पे एक वीडियो बना देंगे अपन अलग से, ठीक है, तब देख लेना इस चीज को। फिलहाल मेरा बस मकसद ये था आपको ये बताना कि अगर आपको सेंटेंस को नेगेटिव बनाना ना तो नॉट मेन वर्ब में कभी नहीं लगेगा, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा। और वो दो तरह से लगा सकते हैं आप, नॉट एनओटी लिख सकते हो या फिर उसको संक्षिप्त में भी लिख सकते हो, ठीक है। ये बात हो गई पूरी। और तीसरी बात कॉमन क्या है, तीसरी बात भी दूसरी से रिलेटेड ये है कि यदि आपको किसी सेंटेंस में प्रश्न बनाना है, प्रश्न पूछना है ना, तो भी हेल्पिंग वर्ब को आपको सब्जेक्ट से पहले लाना पड़ेगा, मेन वर्ब नहीं आएगी। जैसे देखो एग्जांपल देखो, आपने लिखा यहां पे, हाँ पहले रूल तो लिख दूं, इनको सब्जेक्ट से पहले रखकर क्वेश्चन बनाया जाता है, एक ये भी इनका फंक्शन है। और ये सबके साथ चीज लागू होगी। जैसे देखो एग्जांपल के लिए मैं कहूं कि ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है, ठीक है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है कि वह दौड़ रहा है। अब इसको प्रश्न बनाना है कि क्या वह दौड़ रहा है, तो फिर कैसे बनेगा, इज पहले आएगा, इज ही रनिंग, क्या वह दौड़ रहा है, और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब क्यों दौड़ रहा है तो WH वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, लेकिन मेन काम क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो सब्जेक्ट से पहले आती है। और ये रूल सब पर अप्लाई होता है। अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो चाहे प्राइमरी है, चाहे मॉडल्स है, चाहे सबके साथ ये चीज लागू होती है। तो ये तीन बातें कॉमन थी, यानी ये टेंस बताती हैं, इनके साथ नॉट लग सकता है, और इनको हम सब्जेक्ट से पहले लगा सकते हैं प्रश्न बनाने के लिए। अच्छा, सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड है, और किसी वर्ड को इधर से उधर खिसका के बताओ आप, मतलब ऑब्जेक्ट को वर्ब से पहले रख के नहीं रख सकते ना, नहीं हो सकता, लेकिन इनके साथ हो सकता है, इनके साथ नॉट लग सकता है, ये सब्जेक्ट से पहले आ सकती है, ये इनकी खास बात है। अब हम तो इनमें अंतर देखते हैं कि इनमें अंतर क्या है। तो अंतर देखो, इनका नाम है प्राइमरी, इनको प्राइमरी क्यों कहा गया, ये भी बहुत अच्छी समझने वाली बात है, इंग्लिश की बहुत बेसिक बात है जो हर लर्नर को कम से कम जाननी चाहिए। हम कह सकते हैं कि ये इंग्लिश का सबसे बड़ा सीक्रेट है, सबसे बेसिक बात है कि इनको प्राइमरी क्यों कहा गया, इनके साथ क्या खास बात है। अरे हाँ चलो पहले ये तो बता दूं, वहां पे मैंने बताया था बी डू हैव, और यहां पे इनको लिख दिया, तो ये भी समझ लो कि जो इज एम आर वाज वर है ना, ये बी के फॉर्म है, यानी बी के फॉर्म है इज एम आर वाज वर। और डू डज डिड ये डू के फॉर्म है, ये डू से निकले हैं। और हैव हैज हैड ये हैव के फॉर्म है। जो मेनली तीन ये बी डू हैव, लेकिन इनके फॉर्म है। अब बी के फॉर्म इज एम आर वाज वर, तो इज एम आर तो प्रेजेंट के लिए है और वाज वर पास्ट के लिए। डू के फॉर्म है डू डज डिड, डू डज प्रेजेंट के लिए, डिड पास्ट के लिए। हैव के फॉर्म में हैव हैज हैड, हैव और हैज प्रेजेंट के लिए, हैड पास्ट के लिए। फिर थोड़ा सब्जेक्ट का भी चेक करें, जैसे हैव और हैज, तो हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। जैसे डू डज की बात करें तो डज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, डू प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। इज एम आर की बात करें तो इज ही सीट नेम यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, एम आई के लिए, आर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। वाज वर की बात करें तो वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, वर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो ये बी डू हैव के रूप हैं। अच्छा, इनको प्राइमरी क्यों कहा गया, मतलब इनका नाम प्राइमरी क्यों रखा, तो ध्यान रखना अंग्रेजी की सबसे पॉपुलर हेल्पिंग वर्ब ये है। जो हमारे टेंस है ना 12 टेंस, उनमें जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है ना वो सब इन मतलब यही यूज होती है, इनके फॉर्म ही यूज होते हैं। अच्छा हाँ, बात चल रही थी कि इनको प्राइमरी क्यों कहते हैं, तो यहां पे आप नोट कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब दोनों का काम करती हैं। ये इंग्लिश ग्रामर की बहुत ज्यादा बड़ी समझने वाली बात है। अगर आप बेसिक लर्नर है ना तो ये ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात है कि इज एम आर वाज वर डू डज डिड हैज हैव हैड, ये ज्यादातर पॉपुलर कैसे हैं, मतलब ज्यादातर लोग क्या जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन आपको समझना होगा कि ये मेन वर्ब भी है। तो ये मेन वर्ब कैसे है, हेल्पिंग वर्ब कैसे है, फटाफट एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता दूं। तो देखिए
जैसे मैंने यहां पे लिखा ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, ठीक है, ही इज अ गुड बॉय। इस सेंटेंस में अब देखो हम हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, जिसके साथ कोई मैन वर्ब और आए, जिसके आगे जस्ट आगे मैन वर्ब आए, तो वो जो पहले आई वो हेल्पिंग वर्ब है, वो यही होती है। लेकिन जिस सेंटेंस में कोई मैन वर्ब ना हो, दोबारा रिपीट करूं, जिस सेंटेंस में कोई और मैन वर्ब ना हो, सिर्फ यही हो, तो उस सेंटेंस में ये मैन वर्ब होती है। तो ही इज अ गुड बॉय कोई अटपटा सेंटेंस तो नहीं है, देखा हुआ सेंटेंस है, वह एक अच्छा लड़का है, तो इज यहां पे मैन वर्ब है। तो ध्यान रखना, इजेमार वाजवर जब ये मैन वर्ब होती है ना, तो लिंकिंग वर्ब कहलाती है। अब यार इतना गूढ़ तो नहीं जाना चाहिए, तो ये लिंक करती है सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से, और वहां पर ये मैन वर्ब होती है। अब देखते हैं इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो मैं कहूं ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। इस सेंटेंस में देखो प्लेइंग तो हो गई हमारी मैन वर्ब और इज हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, कि वह क्रिकेट खेल रहा है। तो इस ने क्या बताया, टाइम बताया। और ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, इसमें इज ने टाइम तो बताया ही, लेकिन उसकी एक विशेषता बताई, क्वालिटी बताई। तो ध्यान रखना, जब ये मैन वर्ब के रूप में काम करती है, मैं इजेमार वाजवर की बात कर रहा हूं, तो ये किसी की क्वालिटी बताती है, किसी का प्रोफेशन बताती है। जैसे ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है, तो क्वालिटी बता दी। किसी की एज बताती है, ही इज 14 ईयर्स ओल्ड, वह 14 साल का है, ही इज 40 ईयर्स ओल्ड, वह 40 साल का है, इस तरह से। या फिर मौसम बताती है, या फिर दिन बताती है कि इट इज संडे टुडे, या फिर मौसम बताती है इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत, मतलब कहने का मतलब है कि जब ये पद बताएं, उम्र बताएं, प्रोफेशन बताएं, किसी का व्यवसाय बताएं, किसी क्वालिटी बताएं, तो ये मैन वर्ब के रूप में काम करती है। लेकिन जब ये मैन वर्ब से पहले आए तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब। अभी देखो इजेमार फेमस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, इनके जस्ट बाद आईएनजी फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म आती है। और वाजवर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, इनके जस्ट बाद आईएनजी फॉर्म आती है। तो वहां पर तो ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जब ये सिंपल सेंटेंस में आती है, इनके साथ और कोई मैन वर्ब नहीं होती थी, खुद ही मैन वर्ब होती है। और वहां पर जो अभी मैंने बताया, पद, उम्र, विशेषता, ऐसी चीजें बताती है। अच्छा, अब आप कहोगे वाज वर्ब का नहीं बताया, सेम इसका अपोजिट वाज है, कि अब प्रेजेंट में मैं कोई चीज बता रहा हूं तो इजेमार है, वही चीज पास्ट में, जैसे आई वाज वेरी सैड यस्टरडे, मैं कल बहुत दुखी था, तो यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, मतलब मेरी अवस्था बताई, स्टेट बताई, तो ये स्टेट बताती है। तो ये प्रेजेंट की स्टेट, ये पास्ट की स्टेट, ठीक है। अब डू डज डिड का एग्जांपल देख लो फटाफट से। तो देखो, जैसे मैं कहूं आई डू माई होमवर्क डेली, मैं अपना होमवर्क डेली करता हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या डू क्या बोल रहा है। अब देखो एक बात तो बताओ, डू के साथ कोई और मैन वर्ब है क्या, नहीं है, तो ये खुद ही मैन वर्ब है। फिर डू का अर्थ होता है करना, बी का अर्थ होता है होना, डू का अर्थ होता है करना, हैव का अर्थ होता है रखना। तो इन तीनों ये इसलिए मैन वर्ब है कि ये कुछ और फंक्शन भी करती है, मैन वर्ब जैसा फंक्शन करती है। तो आई डू माई होमवर्क डेली, मैं अपना होमवर्क करता हूं, तो यहां पर ये सब्जेक्ट और ये मैन वर्ब है। लेकिन अब इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखें तो ऐसा होगा आई डू नॉट, इसका नेगेटिव बनाए, डू नॉट डू माई होमवर्क डेली, मैं अपना होमवर्क रोजाना नहीं करता हूं। तो यहां पर ये डू मैन वर्ब है, यहां पर ये डू हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि मैन वर्ब तो ये डू रहा। जैसे एक एग्जांपल और देखो आप, जैसे मैं कहूं कि आई डिड, सॉरी अब यार मेरी हैंड राइटिंग नहीं बैठ रही है इस पर अच्छे से, आई डिड इट, आई डिड इट, मैंने ये किया था। देखो डू होता है करना, इसकी सेकंड फॉर्म में डिड, तो मैंने ये किया था। तो यहां पर डिड के साथ और कोई मैन वर्ब नहीं आ रही, तो खुद ही मैन वर्ब है, किया था, करने की सेकंड फॉर्म। लेकिन इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखें तो आई डिड नॉट, इसी को मैं चेंज करूं ना, आई डिड नॉट डू इट, मैंने ये नहीं किया था। तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये डू तो है मैन वर्ब और ये डिड है हेल्पिंग वर्ब। किसी और सेंटेंस में देख लो, जैसे मैं कहूं कि आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट गो टू टेम्पल, मैं मंदिर नहीं जाता हूं, तो यहां पर गो तो मैन वर्ब है, डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये हो गया। अब हैज हैव हैड का एक आध एग्जांपल देख लो, फिर बढ़ते हैं आगे। देखो जैसे कि जो हैव है ना, ये पोजीशन मेनली जब ये मैन वर्ब होती है तो पोजीशन का भाव दिखाती है, या फिर खाना पीना, इस तरह से। तो पोजीशन वाला देख लो आप, वही फेमस है। जैसे मैं कहूं कि रुको, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ठीक है। इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही है, मतलब हैव क्या है, मैन वर्ब है, इसके साथ और कोई मैन वर्ब नहीं है, तो फिर ये पोजीशन दिखा रही है, मैं एक कार रखता हूं, या मेरे पास एक कार है, तो यहां पर ये मैन वर्ब कहलाएगी, क्योंकि इसके साथ और कोई मैन वर्ब नहीं है। और जब ये मैन वर्ब होती है तो पोजीशन दिखाती है। या फिर ये खाना पीना, जैसे देखो आई हैव माई ब्रेकफास्ट
बाई 7 AM मैं 7 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट ले लेता हूं। तो यहां पर है खाना पीना, मतलब नाश्ता ले, एक तो आप आई टेक मैं लेता हूं, या पर आई ईट मैं खाता हूं, तो उसी तरह से आई हैव मैं लेता हूं, इस तरह से भी ये आता है। ठीक है, तो आई हैव अ कार, मैं कार रखता हूं, ये मेरे पास कार है, मैं 7 बजे तक नाश्ता कर लेता हूं, इस तरह से। लेकिन यहां पर ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको फेमस होगा कि हैज हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और हैड पास्ट परफेक्ट टेंस की। एक एग्जांपल देख लो, जैसे आई हैव, यार क्या हो रहा है, हैंड राइटिंग नहीं बैठती, शायद मैं जल्दी कर रहा हूं, रुको। जैसे आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूं। तो यहां पर मेन वर्ब क्या है, रिटन, और हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो मैं एक पत्र लिख चुका हूं। अब यहां पे देखो, यहां पर तो मैं रखता हूं, इसने रखना बताया क्योंकि मेन वर्ब है, और यहां पर मैं एक पत्र लिख चुका हूं, सिर्फ हूं बताया, टाइम बताया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, टाइम बताती है, सपोर्ट करती है उसको, उसकी हेल्प करती है समय बताने में। ठीक है, तो इस तरह से ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी वर्ब इसलिए है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों का काम करती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हुआ खत्म। अब बढ़ते हैं हम मॉडल पे। तो देखो मॉडल के बारे में, मॉडल एक बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन यहां पर इसको अलग एंगल से देखेंगे। जो हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है ना, ये मेनली, मतलब सिंपल सेंटेंस में तो कभी कभार यूज होती है, मेनली हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। और जो मॉडल है ना, ये भी कहने को तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन विशेष थोड़ी खास हेल्पिंग वर्ब है। खास क्यों है, क्योंकि दो काम करती हैं। टाइम तो बताएगी ही, वो तो छोटी सी बात है, लेकिन मॉडल शब्द है ना, मूड से बना है, तो ये हमारी मनोदशा को और बताती है, मतलब हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम कोई बात बोल रहे हैं उसके पीछे क्या प्रयोजन है, तो ये मूड को बताती है। मूड कैसा कैसा हो सकता है, देखो हम किसी बात में संभावना, पॉसिबिलिटी व्यक्त कर सकते हैं, हम किसी चीज की, हम किसी काम को होने की क्षमता या खुद की क्षमता बता सकते हैं, हम परमिशन का भाव दे सकते हैं कि भाई मुझे किसी से कुछ मांगना है तो हम मतलब परमिशन मांग सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं। इसके अलावा हम किसी को एडवाइस कर सकते हैं, मतलब सलाह देना, सजेशन सुझाव दे सकते हैं, किसी को ड्यूटी बता सकते हैं कि भाई तुम्हारा ये कर्तव्य है, ऑब्लिगेशन बाध्यता की बात कर सकते हैं। तो ये इस तरह के भावों को बताती है। एग्जाम्पल देखो, एक तो देखो आई एम रनिंग, देखो स्पेशल कैसे है, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं। ठीक है, तो इस सेंटेंस में सामान्य बात बता दी मेरे बारे में कि मैं दौड़ रहा हूं, लेकिन मैं कहूं आई कैन रन फास्ट, आई एम रनिंग फास्ट, मैं तेज दौड़ रहा हूं, और आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूं। यहां पे तो दौड़ रहा हूं कोई खास बात नहीं है, एक स्टेट बता दी कि मतलब मैं इस समय ये काम कर रहा हूं, लेकिन मैं दौड़ सकता हूं, तो टेंस तो भी बताया कि सकता हूं, लेकिन क्या लग रहा है, मेरी क्षमता को बताया कि मैं ये काम कर सकता हूं। आई कैन डांस, मैं नाच सकता हूं, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं, आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूं, ही कैन डांस, वह नाच सकता है। तो ये कुछ स्पेशल और बताती है, मनोभावों को बताती है। अगर इसी सेंटेंस को मैं कहूं कि जैसे आई कुड रन फास्ट, इसका मतलब क्या है, मैं तेज दौड़ सकता था। तो देखो कैन प्रेजेंट है, प्रेजेंट की क्षमता, कुड पास्ट का है, तो कुड पास्ट को बताता है कि मैं, अब देखो पास्ट का मतलब टेंस तो बताया, लेकिन और क्या बताया, मैं दौड़ सकता था, पास्ट में कुछ कर सकता था, पास्ट की क्षमता को बताया। तो ध्यान रखना, इस तरह से मॉडल थोड़े से खास हेल्पिंग वर्ब है। एक आधा एग्जांपल और देख लो, जैसे कि इधर देखो, जैसे यू शुड गो नाउ, अब तुम्हें जाना चाहिए, जैसे 4-5 दोस्त बैठे हैं, तो यू शुड गो नाउ, अब तुम्हें चले जाना चाहिए। तो इसमें क्या है, एक एडवाइस कर रहा है, एक सुझाव दे रहा है कि अब तुम चले जाओ, तुम्हें चले जाना चाहिए। अच्छा, इसका पास्ट बना है, तो देखो मॉडल्स का पास्ट भी होता है, यू शुड हैव गॉन, तुम्हें चले जाना चाहिए था। यहां पर तो अभी की बात है चले जाना चाहिए, यहां पर यू शुड हैव गॉन, तुम्हें चले जाना चाहिए था। तो मॉडल के साथ हैव लगाओ, फिर थर्ड फॉर्म लगाओ, तो उसका पास्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें हैं। अब मॉडल क्या है, फोकस क्या है कि ये करते क्या है, ये बताना था। अब डिटेल में यहाँ पे आपको मॉडल नहीं पढ़ाएंगे, डिटेल में तो आप मॉडल टॉपिक को पढ़ना है, इनके फंक्शन क्या है, यूज क्या है, डिटेल में आप जा सकते हो। बहुत सारे वीडियोज हैं हमारे चैनल पर और चैनल पर, वो देख सकते हो, लेकिन हमने आपको बता दिया कि इनमें और इनमें अंतर क्या है। ठीक है, और एक खास बात और मॉडल के साथ, हाँ यार वो भूल गया मैं, देखो मॉडल कोई भी हो प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, मॉडल के जस्ट बाद फर्स्ट फॉर्म आता है। दूसरी एक खास बात और है मॉडल के साथ, देखो इनमें तो क्या है, इज ही सीट के साथ लगेगा, एम आई के साथ लगेगा, ये इसके साथ लगेगा, ये सिंगुलर है, प्लूरल है, इनमें कोई सिंगुलर प्लूरल का चक्कर नहीं है, सिंगुलर हो प्लूरल हो सबके साथ कैन लगेगा, मतलब आई के साथ भी कैन, ही के साथ भी कैन, यू के साथ भी कैन, कोई भी मॉडल हो, इनमें सब्जेक्ट का चक्कर नहीं होता। और सबसे मेन बात, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन यदि पास्ट बताया जाए, और मोस्ट ऑफ पास्ट बताया जाता है शुड का, वुड का और मस्ट का, तो फिर इनके साथ हैव आता है। जैसे देखो
मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो आप कहोगे सर यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे थर्ड क्यों आई? नियम नहीं टूटा, मॉडल प्लस हैव तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है ना, तो वो रूल तब भी है, लेकिन ऐसी स्थिति में हैव लगाने के बाद फिर थर्ड फॉर्म आती है। जैसे यू मस्ट हेल्प हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। मतलब देखो, शुड भी चाहिए, मस्ट भी चाहिए, मस्ट में थोड़ी अति बाध्यता होती है कि जरूर करना चाहिए, तो यू मस्ट हेल्प हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। कब की बात है? प्रेजेंट में। लेकिन यू मस्ट हैव, यार कैसे लिख रहा हूं, यू मस्ट हैव हेल्प्ड हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, इसका पास्ट बन गया। तो देखो मस्ट के साथ हैव लगाया, तो नियम अब भी है, हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैव एक वर्ब इसका अर्थ रखना होता है, तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आई थर्ड फॉर्म। ये थोड़ी सी बात है, ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं भाई हम सेमी मॉडल, जो मार्जिनल मॉडल्स हैं, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो तीन है, नीड, डेयर, यूज टू। इनको थोड़ा अलग क्यों कर दिया गया? इनके साथ थोड़ी सी खास बात है, समझ लो फटाफट, 2 मिनट का काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो नीड, डेयर और यूज टू, ये तीनों मैन वर्ब भी है और ये मॉडल भी है। तो ये मैन वर्ब है, तब तो देखो जैसे पहले नीड देखते हैं अपन। मैं कहूं आई नीड ए बुक, मुझे एक बुक की आवश्यकता है। नीड मतलब जरूरत होना, आवश्यकता होना, तो यहां पर ये मैन वर्ब है, ठीक है। अब ये मॉडल नहीं है। जब ये मॉडल होते हैं तीनों के साथ, एक साथ सुन लो, सॉरी यूज टू को छोड़ो, यूज टू तो अलग है, लेकिन नीड और डेयर जब ये मॉडल होते हैं तो ये नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज होते हैं, या फिर इंट्रोगेटिव में, मोस्ट ऑफ नेगेटिव में, कभी कभार इंट्रोगेटिव में। तो यहां पर ये नीड, इसका मतलब है आवश्यकता होना, जरूरत होना। अब ये मैन वर्ब है, लेकिन अगर आप इसको मॉडल के रूप में यूज कर रहे हो तो देखो इस तरह से, यू नीडंट वरी अबाउट मी। मैं इस तरह से बोलूं कि तुमको मेरे बारे में, यू नीडंट आवश्यकता नहीं है, वरी चिंता करने की, अबाउट मी मेरे बारे में, तुमको मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यू नीडंट गो टू स्कूल टुडे, तुम्हें आज स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इट इज संडे टुडे, क्योंकि आज रविवार। तो यू नीडंट गो टू स्कूल टुडे, तुम्हें आज स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान रखना, नीड और डेयर ये हमेशा नेगेटिव सेंटेंस, इनके साथ जब नॉट लगता है ना, तब ये मॉडल्स होते हैं, वरना नीड मतलब आवश्यकता होना। ये छोटी सी बात है, इसलिए इनको सेमी मॉडल्स कहा गया। अब उसका एग्जांपल देख लो डेयर का। जैसे देखो मैं कहूं मैन वर्ब के रूप में, आई डेयर टू आस्क हर नेम, मेरे अंदर उसका नाम पूछने का साहस है, या मैं उससे नाम पूछने का साहस रखता हूं। तो यहां पर ये मैन वर्ब है, डेयर होता है साहस करना। लेकिन बस छोटी सी बात है, आई डेयर नॉट आस्क हर नेम, मेरे अंदर उसका नाम पूछने का साहस नहीं है, मैं साहस नहीं रखता हूं। तो अब ये हो गया मॉडल, ये तो हो गया मैन वर्ब, अब है ये मॉडल। बस छोटी सी बात है, ठीक है। उसी तरह से जो यूज टू है ना, ये किसी पास्ट के एक्शन को, पास्ट की हैबिट को बताता है। देखो ये मैन वर्ब कैसे, पहले मैन वर्ब भी तो समझो, बहुत सिंपल सी बात है। आई यूज, इसको ठीक से लिख दूं, आई यूज ब्लैक पेन, मैं ब्लैक पेन इस्तेमाल करता हूं। यूज होता है इस्तेमाल करना, तो यहां पर ये मैन वर्ब है। लेकिन जब यूज टू होता है ना, तो ये पास्ट हैबिट को दिखाता है। जैसे वी यूज टू लिव इन ए विलेज, हम गांव में रहा करते थे, ठीक है। आई यूज टू स्मोक, मैं स्मोक किया करता था। तो हम लगातार किसी स्टेट में रहें पास्ट में, तो हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। और पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए हम वुड का भी इस्तेमाल करते हैं, वुड भी एक मॉडल है, उसमें मैंने काफी बार अंतर बताया। देखो वुड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कभी कभार, जैसे व्हेन वी यूज टू लिव इन मुंबई, एक में देख लो ना, जब हम व्हेन वी यूज टू लिव इन मुंबई, जब हम मुंबई में रहा करते थे। तो देखो यहां पर तो मैंने यूज टू लगाया, क्यों? क्योंकि हम लगातार रह रहे हैं, तो लगातार किसी स्टेट में रहे तो यूज टू। फिर आगे सेंटेंस बढ़ रहा है, वी वुड गो टू बीच, हम बीच पर जाया करते थे एवरी वीकेंड, प्रत्येक सप्ताह के अंत में। तो देखो जब हम मुंबई में रहा करते थे ना, तो प्रत्येक सप्ताह के अंत में हम वुड जाया करते थे। ये भी पास्ट हैबिट है और ये भी पास्ट हैबिट है, लेकिन ये लगातार स्टेट है। और पास्ट में कभी कभार कुछ किया करते थे, हम क्रिकेट खेला करते थे, नदी में तैरा करते थे, तो वुड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम लगातार गरीब थे, लगातार रहते थे, तो यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर यूज के साथ टू लगा तो फिर एक मॉडल है, और यहाँ पर यूज में इस्तेमाल करता हूँ तो फिर एक है मैन वर्ब है, ठीक है। इसलिए इनको सेमी मॉडल्स कहते हैं, या फिर
मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो भैया ये था 24 हेल्पिंग वर्ब्स का बेसिक ज्ञान। देखिए मैं अक्सर कहता हूं अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है ना तो आज की जो क्लास है ये बहुत मस्ट है, ये आपके दिमाग में चली जानी चाहिए। इन चीजों पर आपको काम करना होगा, इस बात को समझना होगा कि भाई मॉडल है ना, मूड को बताते हैं, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है ये दो काम करती है, मेन वर्ब का काम भी करती है, हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती है। मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा, फिर चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी। आज के बाद चीजों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। एक तो आप रट रहे हो ये अब पता लगा अच्छा हेल्पिंग वर्ब ये तो टाइम बताती है, और फिर ये हेल्पिंग वर्ब है ना ये मेन वर्ब का काम भी करती है। तो ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। मैं समझता हूं कि आपको इस पर काम करना चाहिए, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है। और सीखने का सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या है? अक्सर कहता हूं किसी और को सिखा दो। आज की क्लास को डीपली देखना, मतलब एक बार में ना बैठे दोबारा देख लेना, फिर किसी को सिखा देना। आपका ये जो 24 हेल्पिंग वर्ब वाला कॉन्सेप्ट है ना ये हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएगा, चला जाएगा, और ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला गया हो। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा ज्यादा शेयर किया करो। यदि चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।